हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी अड्डा लीगल। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 11 जो कि बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये जो चैप्टर है ना वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है, डीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, ये लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोग के देखो, ये चैप्टर में मान के चलो उन्हीं लोग का काम ही है। लेकिन हाँ, आप जुडिशियरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस वेंस और फिर अदर से जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके लिए भी तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल वे में बात करें तो ये डीएम एसडीएम पुलिस अधिकारी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 148 से लेकर 167 तक दिए गए हैं। और सीआरपीसी में इसकी स्टैंडिंग के बारे में बात करें तो 129 से 148 तक दिया गया था। ठीक है, धारा 144 बहुत सुनते होगे कि अरे भैया फलना जगह पे धारा 144 लगी हुई है। ठीक है, तो वो इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग आगे जो अभी हमारा जो न्यू प्रोविजन है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, विथ केस लॉ भी रिसेंट और जो लैंडमार्क केस लॉ है उसके साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि सीआरपीसी का सॉरी बीएनएसएस का, तो बीएनएसएस क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बात किया था कि भाई ये क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन अगर हम लोग इससे पहले वाला चैप्टर बात करें, चैप्टर 10, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रेन और पेरेंट्स। वो क्या था? एक अधिकार के बारे में बात कर रहा था। किसके बारे में बात कर रहा था? राइट के बारे में बात कर रहा था कि हाँ भाई, आपका क्या है, राइट है कि आप जो भी कंसर्न पीपल है, अथॉरिटी है, उनसे आप जो हस्बैंड है, ठीक है, या फिर आपका बेटा है, बेटी है, उससे आप क्या है, पैसा ले सकते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ले सकते हैं, तो वो राइट है। तो राइट क्या है? एक सब्सटेंटिव नेचर का है। सब्सटेंटिव लॉ हमेशा राइट्स के बारे में बात करता है। वहीं प्रोसीजरल लॉ जो है वो बात करता है कि अगर कोई पीनल प्रोविजन है, ठीक है, उसका प्रोसीजर कैसा होगा, उसको कैसे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो बीएनएसएस है ये क्या सिर्फ प्रोसीजरल लॉ है? सब्सटेंटिव का भी पार्ट अभी मैंने बता दिया कि भाई चैप्टर 10 जो है हम लोग जो पढ़े थे मेंटेनेंस, वो तो कुछ अधिकार के बारे में बता रहा था। वाइफ को अधिकार है कि अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सके, वो तो सब्सटेंटिव लॉ में होता है। ठीक है, तो कभी कभी जुडिशरी में इंटरव्यू में पूछ देता है कि भाई जो हमारा आपने बीएनएसएस पढ़ा, ये क्या प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव है, या कुछ पार्ट सब्सटेंटिव के भी हैं। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन अभी का जो ये मेरा प्रेजेंट चैप्टर है, ये ना प्रोसीजरल है ना सब्सटेंटिव है। इसको अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, प्रिवेंटिव नेचर का है। यानी अपराध होने से पहले ही हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें जो प्रोविजन है ये किसी अपराध होने से पहले का ही प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है कि अपराध होने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रिवेंटिव इन नेचर है। जैसे चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 11 हो गया, चैप्टर 12 हो गया, ये सब क्या है, प्रिवेंटिव इन नेचर है। ठीक है, अब क्या है कि देखो, ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर कहां पे एप्लीकेबल है? तो ये चैप्टर तो भाई उन जगह पे भी एप्लीकेबल है जहां पे बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब बोलेंगे आप बीएनएसएस कहां एप्लीकेबल नहीं है? तो सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 का सब क्लॉज 2 हम लोग ने पढ़ा था अपने फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता other than those relating to chapter 9, chapter 11, chapter 12 shall not apply state of Nagaland and tribal areas। यानी चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ये तीनों चैप्टर को छोड़ के बाकी कोई भी सीआरपी बीएनएसएस का प्रोविजन ये दो जगह पे लागू नहीं होंगे, अनटिल अनलेस उसका जो है प्रोवाइजो, वो आप देख लेना, हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, यानी ये जो चैप्टर हमारा 11 है ये स्टेट ऑफ नागालैंड अदर ट्राइबल एरिया पे भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर को चार भाग में, चार मेजर पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्या क्या? अनलॉफुल असेंबली, पार्ट ए जो है वो है अनलॉफुल असेंबली। क्या बात करता है? विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। क्या? विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। इसका जो सेक्शन है 148 से लेके 151 तक में ये दिया गया है। दूसरा है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 152 से लेके 162 तक में दिया गया है। ठीक है,
तीसरा, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड अप्रीहेंडेड डेंजर। इसका देखो, पहले जो है धारा 144 और 144 ए था, ठीक है। सीआरपीसी में दो प्रोविजन थे इससे रिलेटेड, धारा 144 और 144 ए, लेकिन अभी सिर्फ अब एक ही सेक्शन है, धारा 144 अब कितना हो गया है, 163, ठीक है। धारा 144 क्या हो गया है, 163, अब एक ही है, दो नहीं है, ठीक है, 163 याद रखना, ठीक है। और चौथा, डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अचल संपत्ति के विरुद्ध जो भी विवाद है उसका जो है 164 से 167। तो ये चार मेजर जो पॉइंट्स है इसमें हमारा चैप्टर को विभाजित किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में क्या है, ठीक है। देखो, पार्ट ए हमारा बात करता है अनलॉफुल असेंबली। क्या बात करता है, अनलॉफुल असेंबली, यानी विधि विरुद्ध जमाव, ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव। तो ये क्या है विधि विरुद्ध जमाव, ठीक है। अब देखो, यहां पे जो इस चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हमारा एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि यहां इस चैप्टर में जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर दिए गए हैं, ठीक है। ये चीज समझ लो, ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है। अब आप लोग क्यों बोलेंगे कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को क्यों पावर है यहाँ पे, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को क्यों नहीं पावर है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल जो है हमारा क्या बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर का, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ पावर में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को इसलिए पावर है ताकि मान के चलो कोई दंगा फसाद हो जाता है, ठीक है, या फिर जमीन विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है गांव में, तो क्या वहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जाएगा दौड़ के उनका सुलझाने के लिए? नहीं, वहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही जाएंगे, क्योंकि डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, इन लोगों की ट्रेनिंग ही उस प्रकार से होती है कि कहां दंगा हो जाए, कहां फसाद हो जाए तो वहां आपको जाना होगा, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली है तो वहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जाएगा, हाँ, कि धारा ये नहीं, वहां नहीं जाएगा भाई। डीएम साहब, एसडीएम साहब जाएंगे वहां, पिस्टल विस्टल चलाने सीखे हैं भाई, AK-47 उनको ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि भाई अगर भीड़ नियंत्रित हो जाए तो क्या करना है, लाठीचार्ज करना है, ठीक है। तो इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर तो बात करता है यहाँ पे इस चैप्टर में, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को पावर है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब को पावर नहीं है। ये बात एकदम दिमाग में डाल के ही इस चैप्टर को पढ़ना है, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, पार्ट ए पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट ए क्या है, अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली में हम लोग टोटल 4 सेक्शन देखेंगे, 148, 149, 150 और 151। ये बात करता है डिस्पर्सल ऑफ असेंबली, यानी तितर बितर करना। तितर बितर मतलब, अरे भाई वही तितर बितर करना, मतलब भीड़ को भगाना, इधर उधर कर देना, ठीक है। अब किस तरह से कर सकते हैं डिस्पर्सल ऑफ असेंबली, तो 4 तरीके दिए गए हैं। पहला, यूज ऑफ सिविल फोर्सेस, ठीक है, सिविल फोर्स का इस्तेमाल करके 148 में हम लोग पढ़ेंगे कैसे सिविल फोर्सेस में इस्तेमाल करके हम लोग भीड़ को डिस्पर्स कर सकते हैं, तितर बितर कर सकते हैं। दूसरा, यूज्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे हटा सकते हैं भीड़ को। तीसरा, पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को कुछ पावर है। चौथा, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये 4 प्रोविजन हम लोग अभी पढ़ेंगे पार्ट ए में। अब जो है विधि विरुद्ध जमाव, इसको पहले समझना होगा। अनलॉफुल असेंबली क्या है, तो देखो आईपीसी के सेक्शन 141 में अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया था, लेकिन अगर हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करें तो सेक्शन 189 में हमारा अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है, बताया गया है कि अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है। ये कहता है कि कोई इस प्रकार का जमाव जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग मौजूद हैं, ठीक है, वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा। जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, किसी क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, रेसिस्ट और एक्सिक्यूशन, टू कमिट एनी मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस, यानी 5 या 5 से अधिक लोगों का एक ऐसा जमाव जो कि क्या है, जो किसी अपराध करने की चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विधि विरुद्ध जमाव कहेंगे, अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। और इसकी जो परिभाषा है सेक्शन 189 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में दी गई है। आईपीसी में इसकी स्टैंडिंग 141
ऑफ आईपीसी थी, लेकिन अभी जो है 189 में है। यानी 5 या 5 से अधिक लोग जो कि एक जगह इकट्ठा है और उनको कोई अपराध करने की चेष्टा है, ठीक है, वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। ठीक है, अब 5 से अधिक 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिनिमम क्या है, 5 हो। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली के लिए। तो अनलॉफुल असेंबली का ये 4 है कि तितर बितर कैसे करना है। पहला सिविल फोर्स का इस्तेमाल करके, दूसरा आर्म्ड फोर्सेस, तीसरा पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्सेस और चौथा प्रोटेक्शन। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया ये चैप्टर का। अब हम लोग सेक्शन में इंटर करते हैं। देखो, मेरा वीडियो एक बार देखोगे तो इतना तो श्योर है भाई कि एकदम मतलब कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम लोग कमेंट वमेंट करते ही नहीं हो कि हाँ सर कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, दूसरा बात, नोट्स मांगते हो, नोट्स सबको मिलेगा। काम ये करना है, पूछता है प्रोसीजर क्या है नोट्स लेने का। पहला काम है यूट्यूब में ज्वाइन में जाओ, 89 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लो, उसका स्क्रीनशॉट लो और मेरे व्हाट्सएप नंबर 8540819125 इस पे भेज दो। ठीक है, और तुमको अभी तक जितने भी नोट्स अपलोड हो चुके हैं उसका पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, 89 का सब्सक्रिप्शन है बस। थैंक यू सो मच। चलो अब हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं। अब हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 148। देखो, इस चैप्टर में अगर इंपॉर्टेंट हम लोग बात करें ना, तो इंपॉर्टेंट 2-3 नंबर तो प्री में क्या चीज से दिला जाएगा कि कौन से मैजिस्ट्रेट यहाँ पे पावर है, किस मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, और दूसरा अगर कोई समय सीमा निर्धारित है तो कितनी समय सीमा निर्धारित है। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, उतना कोई क्वेश्चन वेश्चन नहीं आता है। अभी तक हम थोड़ा देख रहे थे बुक वुक, तो मेंस वेंस से थोड़ा कम ही आता है। ठीक है, लेकिन प्री में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन मैजिस्ट्रेट के पास पावर है और अगर समय सीमा निर्धारित है तो कितनी समय सीमा निर्धारित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है। पहला सेक्शन 148 क्या बोलता है? डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, यानी किसी भी असेंबली को तितर बितर करना सिविल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए। तो यहां पे बात करता है एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, 3 लोगों का बात हुआ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, और अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन मौजूद नहीं है तो उनके बिहाफ में एनी पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, वो क्या कर सकता है? कमांड कर सकता है किसी भी अनलॉफुल असेंबली को, विधि विरुद्ध जमाव को, ऐसा असेंबली जो कि 5 या 5 से अधिक लोगों का असेंबली है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं पब्लिक पीस को, तो उनको कमांड कर सकता है कि भाई आप लोग तितर बितर हो जाइए, डिस्पर्स होने का कमांड कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, अगर वैसे व्यक्ति अपॉन नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिस्पर्स, अगर वो वैसे व्यक्ति डिस्पर्स नहीं होते हैं, तितर बितर नहीं होते हैं, द अथॉरिटी मेंशन्ड एबव, जो भी ये अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑफिसर इन चार्ज और पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये क्या कर सकते हैं? सिविल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिविल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति को, उनमें से मौजूद व्यक्ति को, असेंबली के मौजूद व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं और कन्फाइन कर सकते हैं और उनको पनिश भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो भी लॉ मौजूद है उसके अकॉर्डिंग उनको सजा भी दे सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 141(8) समझ में आ गया। देखो यहाँ पे खाली याद रखना कि भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर इन द एब्सेंस ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये ऑथराइज्ड है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए ये लोग कमांड कर सकते हैं। अगर कोई कमांड नहीं होता है, फिर भी डिस्पर्स नहीं होता है, तितर बितर नहीं होता है, तो सिविल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं, कन्फाइन कर सकते हैं और पनिश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। यहां तक क्लियर है? क्लियर है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है सेक्शन 149। अब मान के चलो कि इतना तो भारत का आदमी सब बहुत ये नहीं है, प्रिय नहीं है या फिर आज्ञाकारी नहीं है कि भाई एकदम बोल दिया ऑफिसर और वो लोग चल गए। हम लोग क्या है, ढीठ किस्म के हैं।
तो अब ढीठ को भी ठीक करने का उन लोग के पास तरीका है। बोला कि अगर व्यक्ति, ठीक है, यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली, ठीक है, यानी आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। अब आर्म्ड फोर्सेस क्या होते हैं? जिसके पास आर्म्स है वो आर्म्ड फोर्सेस हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सेक्शन 151 के सब क्लॉज 3 में आर्म्ड फोर्सेस को परिभाषित किया गया है। उसमें बोला गया है आर्मी, नेवल और एयर फोर्स के जो भी होंगे आर्म्ड फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो हम लोग उसको अभी देखेंगे आगे चल के 151 का सब क्लॉज 3। अभी यहाँ पे देखो सेक्शन 149 कहता है यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली, यानी आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करके असेंबली को तितर बितर करना। ये क्या कह रहा है? यूज्ड ऑफ आर्म फोर्सेस शैल बी डन ओनली व्हेन, यानी आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? जब वो जो असेंबली है वो किसी भी तरह से डिस्पर्स नहीं हो रही है और ये जरूरी हो गया है पब्लिक सिक्योरिटी को, ठीक है, पब्लिक सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कि ये जरूरी हो गया है कि भीड़ को हम लोग को डिस्पर्स कराना है, तितर बितर कराना है, तभी हम लोग आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिविल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए भीड़ अगर भाग गई तो हम लोग क्यों आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे? तो वही बोल रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल कब करेंगे? जब द असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स्ड और इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी दैट इट शुड बी डिस्पर्स्ड, ठीक है। अब यहाँ आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करने का अथॉरिटी जो है किसके पास है? तो डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब के पास है। दूसरा, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड बाय हिम, यानी डीएम साहब किसी को ऑथराइज्ड करते हैं तो उसके पास, नहीं तो डीएम साहब के पास यह अथॉरिटी है कि आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए, ठीक है। अब क्या है? अब आर्म्ड फोर्सेस का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस शैल ओबे द कमांड ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनका जो भी कमांड है, जो भी दिशा निर्देश है, उसका पालन करना सभी आर्म्ड फोर्स के मेंबर का ये काम है। अब देखो मेंबर, इसको भी परिभाषित किया गया है 151 के सब क्लॉज 3 में, तो ये सब एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो पहला, आर्म फोर्सेस के जो भी सिपाही हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं, उनको ये क्या करना है? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के दिशा निर्देश को, आज्ञा का पालन करना है। दूसरा, डू एज लिटिल इंजुरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी एज पॉसिबल फॉर डिस्पर्सिंग द असेंबली, यानी किसी भी व्यक्ति और उसके संपत्ति को उतना ही क्षति पहुंचाना है, इतना ही इंजुरी करना है जितना जरूरी है उनको भगाने के लिए। ऐसा नहीं कि आप निकाले एकदम कार 98 AK-47 और धड़धड़ा दिए भाई एकदम भीड़ को, एकदम आज तो गोली वोली मार के एकदम पूरा निशाना का एकदम प्रैक्टिस यहीं कर लेना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कितना इस्तेमाल करना है भाई? जितना में वो लोग भाग जाए उतना ही करना है। लगे लाठी चार्ज करनी है धड़ाधड़, ठीक है, बस उतना ही लाठी चार्ज कीजिए, गोली वोली मार 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 दीजिएगा, ठीक है। अभी हाल में ही पटना में एक क्या हुआ ना कि भाई भीड़ अनियंत्रित हो गई, पुलिस ऑफिसर ने लाठी चार्ज कर दिया। एक पुलिस ऑफिसर क्या किया, जो एसडीएम थे उन्हीं को लाठी मार दिया, ठीक है। भीड़ को देखते उनको लगा भाई ये भी भीड़ का हिस्सा है, उसी को मार दिया। तो ऐसे नहीं करना है भाई, थोड़ा ओबे करना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कमांड को, ठीक है। एक केस है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 2016 का केस है, अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2016। ये एससीसी का जो भी साइटेशन है देख लेना तुम लोग, ये वो पढ़ लेना, ठीक है। बिफोर ऑर्डरिंग फॉर द यूज ऑफ फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली, अनलॉफुल असेंबली, मैजिस्ट्रेट नीड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट, देखो फोर्स का इस्तेमाल करने से पहले अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करने के लिए मैजिस्ट्रेट को कुछ बातें को सेटिस्फाई करना होगा। क्या क्या? देयर इज एन अनलॉफुल असेंबली विथ ऑब्जेक्ट टू कमिटिंग वायलेंस और असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन लाइक, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि जो भी अनलॉफुल असेंबली है उसका पर्पस असेंबल होने का ये होना चाहिए कि वो कोई भी तरह का वायलेंस करेंगे। दूसरा, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मस्ट ऑर्डर फॉर अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स, यानी जो सेक्शन 148 पढ़े थे हम लोग, वो वाला भी अगर मजिस्ट्रेट पहले कर चुके हैं तब हम लोग फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, इवन आफ्टर सच ऑर्डर अनलॉफुल असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, यही सेम बात है कि अगर भाई ये वाला ऑर्डर जब हम लोग दे चुके थे 148 का, उसके बाद भी ये लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे, तितर बितर नहीं हो रहे, तभी हम लोग जो है आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे भीड़ को तितर बितर करने के लिए। अब आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे तो आर्म्ड फोर्सेस क्या करेगा? तो भाई उतना ही मारेगा जितना जरूरत है, यानी देखो अभी फोटो डाल दिए भाई, लाठी चार्ज कर रहा है, भगा रहा है, ठीक है।
तुम लोग एक हमको एक ना फोटो वोटो देख के ना थोड़ा सा और पढ़ने वढ़ने का मन करता है, इसीलिए थोड़ा सा हम डाल देते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, 149 समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो हम लोग 150 देखते हैं। 150 क्या करता है कि पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली। यानी अभी हम लोग क्या पढ़े इससे पहले कि भाई डीएम साहब के पास पावर है कि आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है 150 में कि कुछ आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर के पास पावर है कि डिस्पर्स कर सके असेंबली को। लेकिन ये क्या है, एक तरह का एक्सेप्शन है ये सेक्शन। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है कि भाई कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें पब्लिक जो सिक्योरिटी है वो बहुत खतरे में है। ठीक है, भीड़ अनियंत्रित होके किसी को सोच रहा मार ही देंगे। ठीक है, और एकदम पब्लिक सिक्योरिटी एकदम खतरे में है। और क्या हुआ, साहब मजिस्ट्रेट साहब का फोन ही नहीं लग रहा है, डीएम साहब का फोन ही नहीं लग रहा है, या किसी भी प्रकार से उनसे संपर्क साधा नहीं हो पा रहा है, संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। इस समय पे अगर ऐसा समय आए जब भीड़ एकदम अनियंत्रित हो गई है, पब्लिक सिक्योरिटी बहुत खतरे में है और मजिस्ट्रेट साहब का कॉल ही नहीं लग रहा है, उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पुल वुल टूट गया है, मजिस्ट्रेट साहब आ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे मामले में जो भी गैजेटेड ऑफिसर होंगे या फिर कमीशन्ड ऑफिसर होंगे उस आर्म्ड फोर्सेस के, वो जो है ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई तितर बितर करो फोर्स का इस्तेमाल करके। लेकिन अगर जैसे, और वो लोग क्या करेगा, या तो उस बीच में वो लोग थोड़ा अपना लाठी वाठी चार्ज करेगा या फिर अरेस्ट वरेस्ट करने का जरूरत पड़े तो अरेस्ट वरेस्ट भी करेगा। लेकिन क्या बात करता है कि जैसे ही मैजिस्ट्रेट साहब से संपर्क साधा हो जाए, यानी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाए डीएम साहब से, वैसे ही तुरंत क्या होगा, मैजिस्ट्रेट साहब का इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करना होगा। उसके बाद जो गैजेटेड ऑफिसर जो ऑर्डर दिए थे उसका वैल्यू नहीं रहेगा, अब जो है डीएम साहब का हो जाएगा। सेक्शन 150 समझ में आया क्या बोले हम? सेक्शन 150 ये है कि भाई ऐसा सिचुएशन आएगा जब पब्लिक सिक्योरिटी बहुत डेंजर में हो जाएगा और क्या है कि पूरा एकदम जो मैजिस्ट्रेट साहब है, डीएम साहब से हैं, उनसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है कि हम लोग को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उस सिचुएशन में जो भी गैजेटेड ऑफिसर होंगे या फिर कमीशन्ड ऑफिसर होंगे उस आर्म्ड फोर्सेस के, उनके पास ये पावर है कि वो ऑर्डर कर सके कि डिस्पर्स कराओ भाई, तितर बितर कराओ असेंबली को, और क्या करो कि अगर जरूरत पड़े तो किसी को अरेस्ट करो, कन्फाइन करो और उसको सजा दो, पनिश अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन इस बीच में ड्यूरिंग द कोर्स ये क्या होता है, मीनवाइल अगर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाता है मजिस्ट्रेट साहब से, डीएम साहब से, तो क्या होगा कि जैसे ही कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो गया तो अब मजिस्ट्रेट साहब का जो ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, वो प्रिवेल करेगा। इनसे पहले जो गैजेटेड ऑफिसर थे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो सेक्शन 151 ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर सेक्शन 148, 149, 150। अभी हम लोग ऊपर में 3 सेक्शन जो पढ़े उसका ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करता है? या तो डीएम साहब को प्रोवाइड करता है या फिर भाई कोई गेजेटेड ऑफिसर है, कमीशन्ड ऑफिसर हैं, अभी जो हम लोग पढ़े उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कैसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? ये बोलता है कि अगर भैया आप जो है सेक्शन 148, 149 और 150 में किसी भी प्रकार का इनिशिएट किए हैं या फिर लाठी वाठी चार्ज किए हैं तो इसके अगेंस्ट में आप पे कोई भी तरह का प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। दूसरा, एक्सरसाइज ऑफ पावर इन गुड फेथ, ठीक है, नॉट बी डीम टू कॉन्स्टिट्यूट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अगर कोई भी जो आप पावर का एक्सरसाइज गुड फेथ में किए हैं। गुड फेथ क्या है? गुड फेथ की परिभाषा जो है, पहले तो 52 में था ना शायद, ये भूल गए। अभी जो है गुड फेथ की परिभाषा है, ये है तुम्हारा 2 सब क्लॉज 11 में। 2 सब क्लॉज 11 में क्या करता है? गुड फेथ मतलब क्या होता है? ड्यू केयर एंड अटेंशन, सम्यक सतर्कता और सावधानी से किया हुआ कार्य गुड फेथ है। ठीक है, तो सेक्शन बोलता है इम्पावर कि भाई अगर ऐसे सेक्शन में सेक्शन 148, 149 और 150 में अगर कोई पुलिस अधिकारी कोई आर्म्ड फोर्सेस या अधिकारी कोई ऐसा कदम उठाए हैं जिसके लिए किसी भी प्रकार का उन पे प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा, शैल नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एनी पर्सन विदाउट सैंक्शन ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट। और अगर कंसर्न गवर्नमेंट का बात है यहाँ पे कि भाई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात होगी पहले अगर प्रोसिक्यूशन चलाना है तो, ठीक है।
अनटिल अनलेस एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है वो अपना गुड फेथ में किए हो, क्या सम्यक सतर्कता और सावधानी से अगर किए हैं तब किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, अपराध कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाएगा। 151 के सब क्लॉज 3 में जो है आर्म्ड फोर्सेस को परिभाषित किया गया है। आर्मी, नेवल और एयरफोर्स के जो भी होंगे आर्म्ड फोर्सेस हैं, ऑफिसर को प्रभावित किया है और मेंबर को प्रभावित किया है कि आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स कौन होंगे। तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक पार्ट ए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी जो है हमारा ये है पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, पार्ट बी है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं और बगल में कोई गाना बजा दे, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, बैठे रे बैठे मेरा दिल खो गया। ठीक है, ये वाला गाना बजा दिया। ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं सुनूंगा, लेकिन ये क्या है? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो भाई न्यूसेंस कर रहे हैं ये, तो ये क्या है? एक प्रकार का न्यूसेंस है। या फिर डेली तुम किसी रास्ते से कॉलेज वाले जाते थे, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे, बॉयफ्रेंड से मिलने जाते थे, वहां उस रास्ते में कोई गड्ढा खोद दिया है। ठीक है, अब क्या हो सकता है? गड्ढा में गिर सकते हो, ठीक है, इंजुरी हो सकती है। ठीक है, डे टू डे लाइफ प्रभावित होती है भाई। अगर एक दिन करे, एक दिन गाना वाना बजा रहा है, बर्थडे वड्डे है तो ठीक है, डेली डेली कर रहा है तो ये क्या है? एक प्रकार का न्यूसेंस है। ठीक है, न्यूसेंस की परिभाषा जो है, अगर हम लोग बात करें पब्लिक न्यूसेंस, ये सेक्शन 270 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, एक बार देख लेना भाई। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 270 में परिभाषित की गई है न्यूसेंस। ये क्या कहता है? कोई भी कार्य जिससे किसी भी प्रकार का खतरा हो, डेंजर हो, इंजुरी किसी को पहुंचे, क्षति पहुंचे, या फिर एनॉयंस हो। एनॉयंस मतलब क्या है? चिड़चिड़ा, वही ना भाई। ठीक है, अब देखो न्यूसेंस क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट न्यूसेंस भी हो सकता है, पब्लिक न्यूसेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पब्लिक न्यूसेंस को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो टॉट जब पढ़ाएंगे ना तो बढ़िया से न्यूसेंस समझाएंगे तुम लोग को। ठीक है, अभी बस इतना ही याद रखो न्यूसेंस। ठीक है, अब क्या है? सेक्शन 152 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? कंडीशनल ऑर्डर है। क्या है? कंडीशनल ऑर्डर है। अच्छा, रूल ऑफ नीसी मतलब समझते हो? रूल ऑफ नीसी, a court order that will come into force at a future date unless a particular condition is met। रूल ऑफ नीसी क्या कहता है कि अगर कोर्ट कोई भी ऑर्डर देती है, वो क्या है? एक फ्यूचरिस्टिक ऑर्डर है। वो कब प्रिवेल करेगी? जब तक कोई कंडीशन उससे मीट ना कर जाता है। ठीक है, अगर कोर्ट ऑर्डर करती है कि हाँ भाई 2 साल बाद अगर एसिड रेन होती है तब तुम्हें 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? रूल ऑफ नीसी है, एक तरह का डिक्री ऑफ नीसी, रूल ऑफ नीसी। तो ठीक है, कंडीशनल 152 में हमेशा याद रखना, रूल ऑफ नीसी कभी कभी दे देता है कि भाई रूल ऑफ नीसी क्या है, किस प्रोविजन में दिया गया था। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मेन सेक्शन में आओ। न्यूसेंस समझ में आ गया ना भाई? गाना वाना बजा रहा है, ठीक है, रोज रोज सड़क प्रभावित कर दे रहा है, तो ये सब क्या है? न्यूसेंस है। ठीक है, जाके गाड़ी वाड़ी लगा दे रहा है रोड पे, बोल रहा है चचा विधायक है हमरे, ठीक है, कुछ कर लोगे क्या? ठीक है, तो ये सब क्या है? न्यूसेंस ही है भाई। अब देखो इसका सब क्लॉज 1 क्या कहता है? एनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट में टेक एक्शन। पहला, अथॉरिटी। अच्छा देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना क्या याद रखना कि अथॉरिटी कौन है, अगर टाइम पीरियड दिया है तो टाइम पीरियड क्या है, यही सब इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जज बन गए, ठीक है, जज बन गए तो भाई वकील साहब तुमको खोल खोल के दिखाएंगे, देखिए मजिस्ट्रेट साहब ये आपके अधिकार के क्षेत्र में है, ये आपके पावर के क्षेत्र में है। तो अभी मजिस्ट्रेट जब तक नहीं बने हो तब तक ये याद रखना होगा। ठीक है, ऐसा मत, बहुत लोग बोलते हैं भैया ये इतना याद कैसे रहेगा सर, इतना कैसे याद रखेगा? तो भाई अभी तक बस एक बार बन गया ना, उसके बाद तो वकील साहब आपको पूरा बताएंगे, अरे हुजूर ये वाले केस में तो ऐसा दिया गया है, पूरा आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेक्शन 152 क्या है। 152 का ये बोलता है कि एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम साहब, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट में टैक्स, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर कोई अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्पेशली एम्पावर्ड है इन सब चीजों में कार्य करने के लिए, वो क्या करेंगे? सच मैजिस्ट्रेट, उनको अगर किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन, जानकारी रिसीव हुई है, क्या चीज? रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस ऑफिसर के रिपोर्ट के थ्रू, या फिर अदर इंफॉर्मेशन
तो वो क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर पास कर सकते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ सच न्यूसेंस। यानी अगर उनको कोई जानकारी मिली है किसी अदर लोगों से, ठीक है, या फिर पुलिस ऑफिसर के किसी रिपोर्ट से कि कोई फलना व्यक्ति जो है यहाँ न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो इन सब मामलों में वो ऑर्डर कर सकते हैं कि हाँ भाई अपना न्यूसेंस हटाओ, इसको चलो हटाओ इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये कौन कर सकते हैं, डीएम साहब कर सकते हैं, सब डिविजनल एसडीएम साहब कर सकते हैं, और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्पेशली इंपावर्ड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो न्यूसेंस यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, तो न्यूसेंस के थोड़ा इलेबोरेट कर दिया है इस सेक्शन में कि न्यूसेंस का मतलब यहाँ पे क्या है। तो नोबिता याद रखना, यहाँ पे क्या, नोबिता, और नोबिता का स्पेलिंग गलत नहीं है, यहाँ पे यही ठीक है, NOBBTA, नो बी ता, ठीक है, डबल बी है। एन से अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन और न्यूसेंस इन एनी प्लेस, वे, रिवर और चैनल, ठीक है। अगर कोई रास्ता है वहां पे क्या किए तुम, बाउंड्री कर दिए, बोले कि अब तो ये रास्ता हम किसी को जाने वाने नहीं देंगे, या कोई रास्ता है वहां पे तुम अपना ट्रैक्टर लगा दिए और बोल रहे मेरा चच्चा विधायक है कोई हटा दे, ठीक है, हम पान बनवाएंगे तब निकलेंगे यहाँ से, तो ये भी एक तरह का न्यूसेंस है, ठीक है। तो एन से न्यूसेंस, नो से याद रखना। ओ, अगर कोई ऐसा प्रकार का आप ट्रेड या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, सामान वामान का ई कर रहे हैं, मुर्गा मीट बेच रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, रोडे पे चमड़ा उमड़ा फेंक दे रहे हैं उसका, ठीक है, तो क्या है, इस प्रकार भी एक तरह का न्यूसेंस है ये भाई। किसी को भी इंजुरी हो सकती है, पब्लिक इंजुरी भाई, उसके जो गमक है और उसको क्या कहते हैं भाई, उसका बैक्टीरिया है, उससे किसी को भी हेल्थ का दिक्कत हो सकता है, पब्लिक हेल्थ को दिक्कत हो सकती है वैसे चमड़े वमड़े से, ठीक है। तीसरा, कोई ऐसा प्रकार का बिल्डिंग या एक्सप्लोजन बना रहे हैं आप जिससे लोगों को दिक्कत है, ठीक है, उसका छज्जा वज्जा पूरा निकाल दे रहे हैं आप उसका दूसरे के घर तरफ। तीसरा, कोई भी एनी बिल्डिंग, टेंट, स्ट्रक्चर और ट्री सच कंडीशन दैट इज लाइकली टू फॉल, ऐसा घर, ठीक है, टेंट या स्ट्रक्चर जो कि बहुत जर्जर अवस्था में है। फॉर एग्जांपल हम एक रास्ते से डेली जाते हैं, ठीक है, और वहां पे एक ऐसा घर है जो भाई लग रहा है अब ना तब गिर जाएगा, ऐसा जर्जर स्थिति में है, तो भाई ये भी एक तरह का न्यूसेंस है हम लोग। चौथा, टैंक से टी, कि कोई ऐसा खुला टैंक है या गड्ढा है, देखते हो ना म्यूनसिपैलिटी वाला, अरे म्यूनसिपैलिटी से याद आया कि सारे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं जो रोड वोड बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि पहले रोड बना देते हैं, और रोड बनाने के बाद उनको याद आता है अरे साला लाइट तो लगाए ही नहीं है, फिर गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है। ये आज तक हम समझ में नहीं पाया ये 2 बार ऐसे काहे करता है, वो गड्ढा जो है फिर भराता नहीं है बढ़िया से, ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि अगर कोई टैंक है, कुआं हुआ है, ठीक है भाई, पब्लिक प्लेस में आप खोले हुए हैं, कोई प्रॉपर फेंसिंग वेंसिंग नहीं किए हैं तो भी दिक्कत है, ठीक है। चौथा, कोई ऐसा एकदम खतरनाक जानवर वनवर पोसे हुए हैं, आप पोसे हुए मतलब पाले हुए हैं, ठीक है, एकदम मस्त खतरनाक जानवर। क्या हुआ ना कि आप दुबई हुए गए, जाके वहां से बोले अरे भाई वहां चीता पालता है सब, हम भी लेके चलाएं कि अब तो अब कोई हमसे बोले, पूरा खतरा एकदम डरा के रखेंगे सबको, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी हो सकता है, चीता वता पाल दिए हैं, तो इन सब कंडीशन में क्या हो सकता है, तो मैजिस्ट्रेट साहब कोई ऑर्डर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई हटाओ ये सब चीज को। अब क्या कर सकते हैं, इन सच केसेस अ कंडीशनल ऑर्डर, एक कंडीशनल ऑर्डर पास किया जाएगा मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। क्या होगा उस ऑर्डर में, अगर कोई रास्ता वास्ता नदी वदी में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हटाने का आएगा। दूसरा, अगर कोई क्या बोलते हैं न्यूसेंस वेसेंस कर रहे हैं ट्रेड या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड तो उसको भी हटाने का ऑर्डर आएगा। तीसरा, अगर कोई घर बिल्डिंग उस तरह का बना रहे हैं छज्जा वज्जा इधर उधर करके तो उसको भी बोलेगा कि भाई मत बनाओ या रोक दो। चौथा, अगर कोई ऐसा जर्जर बिल्डिंग है जो गिरने में है, अब एंड तब गिरने में है, तो उसको बोलेगा भाई तुम रिपेयर करो और नहीं तो फिर उसको तोड़ के हटाओ, ठीक है। अगर कोई खुला नदी उदी है, सॉरी उसको क्या कहते हैं, कुआं वुआ है, टैंक वैंक है, चैनल वैनल है, तो भाई बोलेगा उसको फेंस करो। फेंस मतलब समझ रहे हो ना, घेर वेर देना, जो वो सब नहीं हरा भरा पर्दा वर्दा से घेर वेर देता है कि हाँ भाई खतरा है यहाँ। और चौथा, अगर कोई डेंजरस एनिमल है, चीता वता पाले हुए, बिहार में एक नेता है, कौन नेता है, छोटे सरकार उनको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या नाम था, अनंत सिंह। अनंत सिंह क्या था, एक हम वीडियो देख रहे थे भाई, अजगर सांप पाले हुए थे। अजगर सांप तो क्या है, अजगर सांप तो भाई ऐसा डेंजरस है ना,
ठीक है, या फिर तो इस तरह के जो न्यूसेंस अगर कोई करते हैं, अब वो गला में लेके घूमे अजगर साहब, तो भाई डरेगा ही पब्लिक। तो उन सबको हटाने के लिए डीएम, एसडीएम साहब या फिर एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं कि भाई हाँ चलो हटाओ इसको यार। तो नोबिता याद रहेगा, NOBBTA, नोबिता यहाँ पे समझना न्यूसेंस, ठीक है, इन अ पब्लिक प्लेस वे रिवर और चैनल, ओ से ऑक्यूपेशन, बी से बिल्डिंग, फिर बी से बिल्डिंग, टी से टैंक और ए से एनिमल। तो नोबिता याद रखना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कंडीशनल ऑर्डर अभी समझ में आया, रूल ऑफ नीसी समझ में आया। अब देखो इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है, नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट। अगर किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ये अगर ऑर्डर दे दिया गया है, ठीक है, इन सेक्शन में, तो उसको जो है सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट अपना रिविजनल जुडिडिक्शन के अंतर्गत कोई भी जो है रिव्यू कर सकता है मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को, ठीक है। और उसके पास, हाईकोर्ट के पास पावर क्या है, हाईकोर्ट तो माई बाप है भाई, ठीक है। उसका इनहेरेंट पावर तो भाई मतलब क्या ही हम बोले, वो अली बाबा का गुफा है जो कभी खत्म नहीं होने वाला भाई। इनहेरेंट पावर इतना 482 सीआरपीसी जो है, तो ठीक है। तो हाईकोर्ट अपना रिविजनल जुडिडिक्शन के अंतर्गत कोई भी अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दिए हैं, ठीक है, तो उसको क्या कर सकता है, या तो कंफर्म करेगा, या तो अगर कोई मॉडिफिकेशन का जरूरत है तो मॉडिफिकेशन करेगा, और जो भी उसको डीम फिट अपने अनुसार लगे, ठीक है। अब देखो, नो एक्शन कैन बी टेकन अंडर सेक्शन 152 इन एनी प्राइवेट न्यूसेंस। यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस का बात कर रहा है, प्राइवेट न्यूसेंस तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी प्राइवेट न्यूसेंस के खिलाफ में किसी भी प्रकार का क्या है, एक्शन नहीं लिया जाएगा। याद रखना, नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि भाई ये जो ऑर्डर हुआ है हटाने वटाने का, ये देंगे कैसे, सर्व कैसे किया जाएगा। तो सेक्शन 153 है, ये बात करता है सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर। ये बात करता है कैसा है कि जो भी सर्विस होगा वो समन केसेस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। किसके केसेस के अकॉर्डिंग होगा, समन केसेस। भाई बेयर एक्ट है, मार्क कर लेना है, यही सब 1 नंबर दिला के जाएगा, अदर कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। पूछेगा कि भाई जो कंडीशनल ऑर्डर है उसका सर्विस कैसे होगा, तो द ऑर्डर शैल बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन समन केसेस में, जिस तरह से होता है उस तरह से होगा, समन वमन जाएगा उसको, ठीक है। दूसरा, अगर भाई वो नहीं ऑर्डर जा पाता है तो प्रोक्लेमेशन के थ्रू होगा, यानी भाई कोई नोटिस वोटिस जो समन है वो चिपका देंगे उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द होम। अगर कोई कुत्ता उत्ता रखे हुए, बाग वाग रखे हुए अपने घर में, तो उसके घर के गेट पे चिपका देंगे, ठीक है। कोई जर्जर जमीन है भाई, उसको बोलेंगे कि हाँ भाई बिल्डिंग ये जर्जर है, या तो तोड़ो इसको, हटाओ या रिपेयर करो, कोई बांस वास लगा के इसको फिक्स करो, ठीक है। तो जो सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर होगा या समन केसेस के जैसा होगा, यानी समन पहले उसके इशू किया जाएगा, और नहीं तो फिर प्रोक्लेमेशन के जैसा। भाई उसको अभी हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि भाई उसका जो ऑर्डर है वो कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द उसका घर पे चिपका देगा, ठीक है, जहां से वो आता जाता हो, रहता हो, ठीक है। तो ये सर्विस समझ में आ गया। सेक्शन 154 क्या कह रहा है, पर्सन टू हुम ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे और सोकज। अगर जिसको भी पर्सन जिसको खिलाफ में ये ऑर्डर इशू किया गया है उसको इसका पालन करना होगा और सोकज करना होगा। सोकज मतलब कारण बताओ, ठीक है। द पर्सन अगेंस्ट टू हुम सच ऑर्डर इज मेड सेल। अगर वैसे व्यक्ति जिसके खिलाफ में ये ऑर्डर दिया गया है उसको क्या करना होगा, सेल, ठीक है। सेल है यहाँ पे, मे नहीं है भाई, एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। क्या है, परफॉर्म विद इन द टाइम एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को कंप्लाई करना होगा, यानी जो भी ऑर्डर दिया गया है जिस समय तक आपको समय से, अब फॉर एग्जांपल समय सीमा दिया गया है कि भाई फलना 1 महीना के अंदर ही जो जर्जर तुम्हारा घर है उसको मरम्मत कर लो, ठीक है। तो उसको कोर्ट के ऑर्डर को क्या करना होगा, कंप्लाई करना होगा, उसका पालन करना होगा। दूसरा, अपीयर इन अकॉर्डिंग विथ सच ऑर्डर एंड सो कॉज फॉर नॉन कंप्लायंस, ठीक है। एंड सच अपीयरेंस और हियरिंग में बी परमिटेड थ्रू ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। अगर ठीक है उसको अपीयर करना होगा, अगर नॉन कंप्लायंस करता है, ठीक है, तो पहले तो अपीयर करना होगा, उसको ऑर्डर के जैसे ऑर्डर गया समन जाता है तो भाई अपीयर होना होगा, और नहीं तो सो कॉज
करना होगा कि भाई हम क्यों नहीं आ पाए, उसका कारण बताना होगा कि भाई मेरा पैर टूट गया है, हम दुबई में फंसे हुए हैं, ठीक है। और इन सच केसेस अभी नया चीज भी जोड़ दिया गया है कि अगर अपीयर नहीं हो पा रहे, फॉर एग्जांपल बोलेगा भाई हम तो दुबई में फंस गए हैं, तो क्या बोल रहा है कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ठीक है, VC के द्वारा एकदम कोर्ट में एकदम कि हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, अरे ये ऑर्डर में लिखाते भी है ना, लर्ड हर्नेट काउंसिल ऑफ द पिटिशनर एंड लर्ड काउंसिल फॉर द स्टेट द पर्सन अपीयर बिफोर द कोर्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अब तो बहुत प्रचलन हो गया, ऑर्डर्स में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति को अपीयर होना होगा, अगर नहीं आता है तो भाई सो कॉज दो कि भाई हम फंस गए हैं। और अब तो ये भी हो गया कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी आप अपीयर हो सकते हैं, परमिटेड है उसको, ठीक है। अब क्या है, सेक्शन 155 क्या बात करता है, ये बात करता है पेनाल्टी के बारे में कि भाई अगर वो नहीं आता है, ठीक है, तो कुछ तो होगा ना भाई, कुछ तो सजा वजा होना चाहिए ना उसको, कि कोर्ट है ऐसे ही फालतू का कि भाई वो एकदम कोर्ट का अवहेलना ना करे। तो उसी के लिए सेक्शन 155 जोड़ा गया है। ये क्या बात करता है, पेनाल्टी ऑफ फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 154, ठीक है। इफ सच पर्सन अगेंस्ट अंडर सेक्शन 154 का ऑर्डर हुआ है, ठीक है, वो कंप्लाई नहीं करता है उसके ऑर्डर को, तो ही एल सी लाइबल फॉर अ पेनाल्टी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 223 ऑफ BNSS। पहले शायद 180 कुछ था भाई, अब याद नहीं आ रहा अभी तुरंत, ठीक है। तो देखो सेक्शन 223 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको पेनाल्टी हो सकता है। और जो ऑर्डर था हमारा, ये याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे काम आएगा। जो अभी हम लोग ऑर्डर पढ़ रहे थे, ये कंडीशनल ऑर्डर था। क्या था, कंडीशनल ऑर्डर। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, ये देखो कंडीशनल ऑर्डर पढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा, यानी मानना ही मान्य होगा, ठीक है, सेल भी एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा, ये याद रखना। और सेक्शन 223 BNS के थ्रू उसको पेनल्टी भी हो सकता है। अब क्या है, सेक्शन 156 क्या बात करता है, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। ये क्या बात कर रहा है कि इफ ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 152, अगर ऑर्डर मेड बोला गया कि भाई ये जो रास्ता है, ये रास्ता से तुम हटाओ, तुम बोल रहे हो अरे ये रास्ता जो है ये मेरा रास्ता है, मेरा खरीदा हुआ रास्ता है, ठीक है, हम क्यों हटाएंगे, ठीक है, ये समझ रहे हो ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझो, यहां से एक रास्ता है, तुमने यहां पे रास्ता में बाउंड्री कर दिया है और यहां से आ जा रहे हो, तो सब बोला कि अरे भाई ये रास्ता हटाओ, तो तुम क्या बोल रहे हो कि ये जो रास्ता है ये मेरा खरीदा हुआ है, ठीक है। अब क्या है वही, अब इसको समझो, इफ द ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 152, कोई ऑर्डर मेड होता है 152 के तहत फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, रिमूव, ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूसेंस और डेंजर टू द पब्लिक इन द यूज ऑफ वे, रिवर, चैनल और प्लेस, ठीक है, कि भाई कोई रास्ता वास्ता है, चैनल वैनल है, अगर घेरे हुए रहे हो तो हटाओ उसको, ठीक है। द मैजिस्ट्रेट ऑन द अपीयरेंस बिफोर ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom the order was made question him to whether he denies the existence of any public right in respect of way। अगर वो मैजिस्ट्रेट के समक्ष में आता है तो मैजिस्ट्रेट उससे पूछेगा, क्वेश्चन हिम टू वेदर, क्या आप डिनाई करते हैं, ठीक है, तो वो बोलेगा कि हाँ हुजूर ये रास्ता तो मेरा है, ठीक है, ये प्लेस मेरा है, रिवर में जो हम किए हैं वो मेरा है, ठीक है। एंड इफ ही डज, द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 157 इंक्वायर इनटू द मैटर। अगर वो डिनाई कर देता है कि हाँ हुजूर ये तो रास्ता हमर है, हम खरीदे हुए हैं, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट जो है 157 का ऑर्डर करने से पहले उस मैटर में इंक्वायरी करेगा कि अरे भाई थोड़ा देखो तो कहीं सही में इसका खरीदा हुआ है क्या रास्ता, ठीक है, ये क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा मैजिस्ट्रेट कि भाई देखो तो जरा ये रास्ता वास्ता है, ये क्या है, सरकारी संपत्ति है कि इसका प्राइवेट संपत्ति है, एक बार इंक्वायरी करो, ठीक है। इफ इन सच इंक्वायरी द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स दैट देयर इज एनी रिलायबल एविडेंस, अगर इंक्वायरी करने के बाद मैजिस्ट्रेट को मालूम चलता है कि अरे इस ये तो इंपॉर्टेंट है, रिलायबल एविडेंस है, इसका जमीन है, ये तो खरीदा वरीदा है, ठीक है, तो ही सेल क्या कर सकता है, स्टे कर सकता है, प्रोसीडिंग में स्टे कर सकता है, जो भी ऑर्डर है उसको स्टे कर सकता है, अगर और तब तक वेट करेगा
जब तक कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा कोई फैसला नहीं आ जाता है कि भाई ये जमीन किसका है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि भाई वो रास्ता तुम्हारा है, वो तुम्हारा खरीदा हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, 157 का प्रोसीजर स्टार्ट करेगा, यानी वो अपना काम करेगा। अगर रिलायबल एविडेंस है कि हाँ भाई ये तो लग तो रहा है प्राइमा फेसी कि भाई तुम्हारा जमीन है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, कंपिटेंट कोर्ट का फैसला आने का इंतजार करते हैं, तब तक जो है स्टे कर देते हैं प्रोसीडिंग का, ठीक है। अगर उसको एविडेंस नहीं मिलता है मैजिस्ट्रेट साहब को, इफ देयर इज नो सच एविडेंस, तो मैजिस्ट्रेट साहब 157 का प्रोसीडिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो 157 क्या है, 157 क्या है, सेक्शन 157 है प्रोसीजर वेयर पर्सन अगेंस्ट हुम ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 152 अपीयर टू सो कॉज, ठीक है। अगर ये बात करता है प्रोसीजर, वो प्रोसीजर का जब वैसा व्यक्ति जिसके खिलाफ में 152 में ऑर्डर हुआ है वो अपीयर करता है सो कॉज के थ्रू, ठीक है। इफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर अंडर सेक्शन 152 इज मेड, अरे 152 हमेशा याद रखना कंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है, कंडीशनल ऑर्डर है, दिमाग में घुसा ले। किसी के खिलाफ में कंडीशनल ऑर्डर पास किया गया है और वो व्यक्ति अपीयर करता है सोकोज अगेंस्ट द ऑर्डर, सोकोज फाइल करता है अगेंस्ट द ऑर्डर, द मैजिस्ट्रेट टेक एविडेंस इन द मैटर इन द समन केसेस। तो मैजिस्ट्रेट जो है एविडेंस कैसे लेगा, समन केसेस के थ्रू लेगा, ठीक है। और मैजिस्ट्रेट आफ्टर इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी करने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, या तो वो ऑर्डर को कंफर्म कर देगा कि हाँ भाई इसमें कोई प्रूफ नहीं है इसके पास, ठीक है, कि ये रास्ता रोड इसी का है, इसको कंफर्म कीजिए, या दूसरा अगर जरूरत पड़े तो ओरिजिनल ऑर्डर में कुछ सस्टेनेबल मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है। इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट सो सेटिस्फाइड, अगर मैजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगा, मतलब कोई इंक्वायरी नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर घर ढाने का ऑर्डर है तो घर ढाओ, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल विद इन द पीरियड ऑफ 90 days which may extended for a region to be recording to 120 days। अरे वही इंक्वायरी का जो समय है वो कितने दिन में अंदर होना चाहिए, 90 दिन के अंतर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़े तो क्या है, वो लिखित रूप से रिकॉर्ड करना होगा और 120 दिन तक हो सकता है, 120 दिन तक मैजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। देखो ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सेक्शन 158 क्या कहता है, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट, यानी मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, एक लोकल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करवाएंगे किसी एक्सपर्ट के द्वारा। अब कोई चमड़ा वमड़ा फेंका हुआ है रोड पे, अब आप कोई एक्सपर्ट ही ना बताएगा कि भाई इस चमड़ा से क्या बैक्टीरिया निकल रहा है जो लोगों के पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजर है, ठीक है। देखो लोकल इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे हाईलाइट करना बेयर एक्ट में, और ये 3 चीज लिख लेना। हम लोग का BNSS जो है लोकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेक्शन 158 में है, लोकल इंक्वायरी जो है 167 में है, और लोकल इंस्पेक्शन जो है 347 में है। ये तीनों लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल इंक्वायरी, लोकल इंस्पेक्शन, ये तीनों चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तो 2 चीज हम लोग आज पढ़ लेंगे, एक चीज बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, द मैजिस्ट्रेट में फॉर द पर्पस ऑफ एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 156 एंड 157, वो 156 और 157 में जो इंक्वायरी है इसको डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अरे आम घर बोल चाल भाषा में जाके अपने पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, वो पूछेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई ये वाला फलनवा वाला जो घर है, ये वाला रास्ता केकर खरीदल है, थोड़ा बताओ ना। एकदम ऐसे ही नॉर्मल होता है ना भाई, बिहार में, झारखंड में, कि हाँ भाई एकदम आके पूछता है जो आपके बगल में रहते हैं उनका क्या है, ऐसे करके पूछते हैं, ठीक है। तो लोकल इंक्वायरी कर सकते हैं बाय अ सच पर्सन एज ही थिंक फिट्स, या फिर समन कर सकते हैं एंड एग्जामिन एन एक्सपर्ट, यानी किसी एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है, किसी एक्सपर्ट के द्वारा। कोई साइंस का एकदम मस्त लेबोरेटरी वाला है,
FSL वाला है, उससे बोल रहे हैं देखो तो ये चमड़ा जो फेंक रहा है ये, ठीक है, इससे क्या क्या बैक्टीरिया है, पब्लिक हेल्थ में क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 158 में ये कर सकते हैं, डायरेक्ट अ लोकल इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय सच पर्सन एज ही थिंक फिट, और दूसरा एग्जामिन एन एक्सपर्ट के। यहाँ पे याद रखना लोकल इन्वेस्टिगेशन 158, लोकल इंक्वायरी 167, लोकल इंस्पेक्शन 347, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आई होप आ गया होगा। दूसरा है सेक्शन 159। सेक्शन 159 क्या है? सेक्शन 159 बात करता है पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो इसमें खाली ये बात याद रखना है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट तैयार होगा उसको एज ए एविडेंस रीड किया जाएगा। 159 में क्या याद रखना है कि जो भी लोकल रिपोर्ट का, बस ये याद रखो, लोकल रिपोर्ट जो भी तैयार होगा, लोकल इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट होगा उसको एज ए एविडेंस रीड किया जाएगा, एज ए एविडेंस रीड किया जाएगा लोकल इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट को, बस काम खत्म। सेक्शन 160, सेक्शन 160 बात करता है प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस। अभी हम लोग पढ़े थे, कौन सा सेक्शन पढ़े थे? सेक्शन पढ़े थे 155। 155 में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर भाई फेलियर हो जाता है, ठीक है, फेलियर हो जाता है तो उसको सजा होगी, पेनल्टी होगी 223, और क्या होगा, ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा। अभी बोले थे अंडरलाइन करने के लिए। अब यही बात करता है सेक्शन 160 में कि अगर जो बाय ऑर्डर अगर एब्सोल्यूट हो गया है, ठीक है, और डिसओबीडियंस का क्या क्या कंसिक्वेंस होगा, ठीक है। तो व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड एब्सोल्यूट अंडर सेक्शन 155 और 157, अगर कोई ऑर्डर एब्सोल्यूट हो गया है 155 और 157 में, तो द मैजिस्ट्रेट शैल गिव अ नोटिस टू द सेम टू द पर्सन अगेंस्ट whom द ऑर्डर वाज मेड। तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेगा, एक नोटिस देगा उस व्यक्ति को, ठीक है, जिसके खिलाफ में ये ऑर्डर एब्सोल्यूट हो गया, उस व्यक्ति को एक नोटिस दे देगा। दूसरा, फिक्स अ टाइम फॉर इट कंप्लायंस, यानी उसके टाइम को, मतलब कि अगर जर्जर जमीन को तोड़ने वोड़ने का आदेश आ गया है, एब्सोल्यूट हो गया है, तो भाई उसमें टाइम फिक्स कर देगा कि हाँ भैया इतना तारीख तक अपना जमीन वमीन तोड़ लेना, या फिर रास्ता बना लिया तो रास्ता हटा लेना, नहीं तो आएंगे बुलडोजर लेके ढा देंगे तुम्हारे घर को। इफ केस ऑफ डिसओबीडियंस, अगर पालन नहीं करता है, ठीक है, ही शैल बी लायबल टू पेनाल्टी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 223 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये पहले अभी पढ़ चुके हैं कि 223 के थ्रू उस पर पेनाल्टी होगी भारतीय न्याय संहिता के जरिए, ठीक है। ये तीनों चीज याद रखना। 160 में क्या बोला कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब सबसे पहले एक नोटिस देंगे उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ में ऑर्डर हुआ है, दूसरा फिक्स कर देगा डेट और टाइम को कि इस तारीख को इस समय तक आपके ये घर ढा देना, ये रास्ता हटा देना, नहीं तो फिर आएंगे कंप्लायंस करवा ही देंगे भाई, बाय हुक बाय क्रूक, ठीक है। इन केस ऑफ डिसओबीडियंस तो भाई 223 के थ्रू पनिशेबल होगा भारतीय न्याय संहिता के थ्रू, ठीक है। अब देखो सेक्शन 161, इसमें क्या याद रखना है, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। ये याद रखना कि एक इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं टू प्रिवेंट इमिनेंट डेंजर, यानी कोई खतरा या फिर किसी भी प्रकार का क्षति या सीरियस काइंड जो भी हो पब्लिक से रिलेटेड, इसमें मैजिस्ट्रेट साहब जो है एक इंजेक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं टू प्रिवेंट सच डेंजर। अगर किसी भी प्रकार का खतरा हो, किसी भी प्रकार का सीरियस क्षति होती पहुंचने वाला हो, इन सब के बीच में मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है कि इनको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर ही प्रिवेंटिव इन नेचर है, ठीक है, तो प्रिवेंट करने के लिए एक इंजेक्शन ऑर्डर पारित कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। सेक्शन 162, 162 क्या है, 162 क्या बात कर रहा है, मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, यानी मैजिस्ट्रेट साहब के पास ये पावर है कि एक ही अपराध जो बाई न्यूसेंस है उसको रिपीट करने से या फिर कंटिन्यू करने से रोक सके। यहाँ पे है डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट साहब, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। यहाँ पे नया ऐड किया, ठीक है, तो जहाँ पे है वो देख लेना भाई, अपना मेंशन करते रहना बेयर एक्ट में अलग अलग। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम साहब, एसडीएम साहब, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पे इम्पावर्ड है
ठीक है, कि ऑर्डर कर सके एनी पर्सन को कि भाई तुम रिपीट नहीं करोगे, कंटिन्यू कर नहीं करोगे पब्लिक न्यूसेंस को। ठीक है, जो भी भारतीय न्याय संहिता के किस सेक्शन में डिवाइड क्या है, परिभाषित है, सेक्शन 270 में पब्लिक न्यूसेंस परिभाषित है। ठीक है, इसको कंटिन्यू नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे, और एनी स्पेशल और लोकल लॉ में अगर पब्लिक न्यूसेंस परिभाषित है तो वो सब कोई कार्य नहीं करोगे, ना रिपीट करोगे ना कंटिन्यू करोगे, एक बार जब मैजिस्ट्रेट साहब आपको ऑर्डर कर सकते हैं ये सब। तो पार्ट बी हमारा कंप्लीट होता है। समझ में आया? अच्छा, जो नहीं समझ में आएगा उसका क्या करना है, उसका फिर से मेरे कमेंट में लिख देना कि भैया ये सर ये वाला समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक काम करो यार समझा दो थोड़ा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे ना, पहले उसी को समझा के फिर आगे पढ़ाएंगे। अब चलो हम लोग बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी क्या है? अर्जेंट केस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। ठीक है, और अभी न्यूसेंस पढ़ के आए भाई, तो यह पहले वाले न्यूसेंस और अभी वाले न्यूसेंस में क्या अंतर है, एक ही चीज को बार बार काहे लिख दे रहा, तो अब तुम लोग को अंतर समझना होगा। यहाँ वहां पे पब्लिक न्यूसेंस का बात हो रहा था, प्राइवेट न्यूसेंस का बात नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ न्यूसेंस लिखा है, यानी अब न्यूसेंस चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, यहाँ दोनों का बात कर रहा है, एप्रीहेंडेड डेंजर। ठीक है, इसका जो सेक्शन था बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हमेशा सुनते होगे कि आज फलना जगह पे धारा 144 लागू हो गया है। ठीक है, तो धारा 144 जो है अब क्या हो गया है, 163। और इसमें जो था सीआरपीसी में एक और सेक्शन था 144 धारा 144 ए। ठीक है, वो क्या जोड़ा गया था कि भाई कोई जुलूस उलूस में आप कोई हथियार वथियार नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, आम नहीं लेके जाएंगे आप। आम में क्या क्या जोड़ा गया था, अगर उससे ऐसा आम खाली गोली बंदूक बम ये सब नहीं, तलवार ये सब नहीं। ठीक है, आम जिससे आप अपना रक्षा कर सकें और दूसरों को हानि पहुंचा सके, यानी डंडा अगर लेके भी जा रहे थे तो वो भी आम में आएगा। ठीक है, तो 144 ए जो है वो हटा ही दिया गया है बीएनएसएस से, तो एकदम उसको गोली मारो, उसको एकदम हटाओ यार, देखना भी नहीं है। 163 यानी पुराना हमारा धारा 144। ठीक है, अब धारा 144 इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई धारा 144 ही क्या कर्फ्यू है, क्या आचार संहिता ही धारा 144 है। बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है, बोलते हैं आचार संहिता लगा हुआ है, धारा 144 लगा हुआ है। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है। चलो सेक्शन 163 पढ़ते हैं। पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। ठीक है, क्या बात कर रहा है यहाँ पे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, पहले ये देखो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली इंपावर्ड बाय द स्टेट गवर्नर, यानी डीएम साहब, एसडीएम साहब और कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, जो कि स्पेशली इंपावर्ड है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वो क्या कर सकता है, एक रिटन ऑर्डर क्या पास कर सकता है, दी अथॉरिटीज कैन डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम अ सर्टेन एक्ट or to take certain order with respect to certain property in his possession and management। यानी ये जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, डीएम साहब, एसडीएम साहब या फिर एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये क्या कर सकते हैं, एक लिखित ऑर्डर आदेश ला सकते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर सर्टेन प्रॉपर्टी इसको अपने पोजेशन और मैनेजमेंट में ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, सच डायरेक्शन इज लाइकली टू प्रिवेंट और टेंड्स टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजुरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड और डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी, टू डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और अ राइट और एन एफरे। ठीक है, बलवा या फिर कोई दंगा या फिर पब्लिक जो ट्रैंक्विलिटी है, डे टू डे लाइफ है पब्लिक का, अगर किसी का हेल्थ है, किसी का सेफ्टी है, किसी को लाइफ इन डेंजर है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए, इन सबको मद्देनजर रखते हुए डीएम साहब, एसडीएम साहब या फिर एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है धारा 163 163 पारित कर सकते हैं। और इसको पारित करने का, और इन सब मामले में कि भाई अगर कोई डेंजर स्थिति है, ठीक है, डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, हेल्थ है, सेफ्टी है,
ठीक है, तो कोई दंगा फसाद है, तो इन सब मामले को प्रिवेंट करने के लिए जो इमरजेंसी में एक्स पार्टे ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति जो इंपावर्ड है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये एक्स पार्टे भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। अरे ड्यूरिंग कोविड हम लोग देखे थे कि सब जगह धारा 144 लागू हो गया था। ठीक है, कोरोना के समय में, कोविड के टाइम पे देखते थे ना, एक्स पार्टे एकदम डीएम साहब एकदम कोविड, हाँ भाई जिले में, यानी ठीक है, तो ये एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास हो सकता है। अंडर दिस सेक्शन में भी डायरेक्टेड टू, अच्छा यहां पे जो ऑर्डर होगा ये किसको डायरेक्ट किया जाएगा, तो अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ में भी 163 इशू किया जा सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि भाई 4 या 5 से अधिक लोग होंगे तभी ये होगा 144, ऐसा नहीं है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है। पर्सन रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया। ठीक है, अरे फॉर एग्जाम्पल इसका मान के चलो ना कि कोई पर्टिकुलर मंदिर है, मंदिर के बगल में 500 मीटर तक हम धारा 144 लगा दे के रखे हैं कि भाई कोई मीट वीट ना बेचे, ठीक है, कोई नॉनवेज ना बेचे। ठीक है, समझ में आया। तीसरा, द पब्लिक जनरली व्हेन फ्रीक्वेंटिंग विजिटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया, जहां पे लगातार लोग आते जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पार्क वर्क में लगा दिया भाई, यहाँ पे लोग आ जाते हैं, कोई खुला जगह है, पहाड़ वहाड़ है, उधर लगा दिया कि भाई लोग इधर आके कुछ बदमाशी करते हैं, तो 144 लगा दो इस एरिया में। ठीक है, तो ये याद रखना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में, पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, और ऐसा प्लेस पे जहां पे लोग फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हो, वहां पे भी लगा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 100 आदमी होगा तभी 100 घर होगा वहां पे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 1-2 नंबर यहां से आएंगे तुम्हारे प्री में, अगर पूछे तो यहीं से प्री में आएगा। क्या है कि इस जो ऑर्डर है धारा 144 यानी अभी के 163, इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा, मैजिस्ट्रेट साहब कितना लगा सकते हैं, डीएम साहब कितना लगा सकते हैं, तो बोलता है कि जो ऑर्डर का जो ड्यूरेशन है वो 2 महीना से अधिक नहीं होगा। लेकिन प्रोवाइजो आ जाता है भाई, प्रोवाइजो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो कब चाहे, ऐसा सिचुएशन जब ह्यूमन लाइफ जो है वो डेंजर में हो या हेल्थ और सेफ्टी को लेके स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये 2 महीना को एक्सटेंड करके 6 महीना तक का बढ़ा सकती है। यानी टोटल कितना हुआ, 2 और 6, 6 और 2 कितना हुआ, 8 महीने तक हो सकता है भाई मैक्सिमम पीरियड। ठीक है, याद रखना। स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जो है 6 महीना तक बढ़ा सकती है। ठीक है, अब क्या है, द ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, अरे यहाँ ड्यूरेशन यहाँ पे पहले समझ लो, ड्यूरेशन समझ में आ गया कि डीएम साहब कितने तक लगा सकते हैं, 2 ही महीने का पावर है उनके पास। लेकिन प्रोवाइजो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उस 2 महीना से आगे बढ़ा के 6 महीना और तक लगा सकते हैं, यानी 8 महीना तक हो सकता है। ठीक है, इन टोटल अगर कहें तो। ठीक है, द ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन कैन बी रिस्काइंड एंड अल्टर, यानी जो इसमें ऑर्डर जो पास किया गया है इस सेक्शन के अंदर उसको खारिज भी कर सकते हैं या फिर उसको अल्टर भी कर सकते हैं बाय द मजिस्ट्रेट सो मोटो और एन एप्लीकेशन ऑफ ए एग्रीव्ड पर्सन, यानी कोई एग्रीव्ड पर्सन है तो उसके भी एप्लीकेशन या सो मोटो से भी इसको खत्म कर सकते हैं या फिर कुछ चेंजेस ला सकते हैं। When the period of the order is extended by the state government, it can be rescinded or alter the order either by its own motion or application of a aggrieved person। यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसका पीरियड को एक्सटेंड किया गया है तो उस समय पे उस सिचुएशन में वो ऑर्डर को रिस्काइंड और या फिर अल्टर जो है वो या तो सो मोटो कर सकते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन अगर आता है एग्रीव्ड व्यक्ति के द्वारा तब कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे याद रखो, दोनों को एक ही साथ याद रखो कि अगर 163 का ऑर्डर होता है, धारा 163 का ऑर्डर है, ये चल रहा है कहीं पे और कोई एग्रीव्ड व्यक्ति है तो या तो वो एप्लीकेशन दायर करेगा कि भाई हमको परेशानी है इसके चक्कर में इसको हटाया जाए, या फिर अल्टर और खारिज करने का पावर जो है तभी है या तो सोमोटो ले सकता है या फिर भाई कोई एप्लीकेशन दायर करता है। तो
ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 163 वेदर बाय मजिस्ट्रेट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज रिवाइजेबल ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर जो होगा 163 के द्वारा, ये धारा 163 जो है पुराना वाला 144, ये क्या है, रिवाइजेबल ऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम एक बार पारित हो गया तो एकदम भाई लक्ष्मण रेखा हो गया जिसको आप लांग नहीं सकते हैं भाई, ठीक है, ये नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या है, अगर कोई पर्सन ओबे करता है द ऑर्डर अंडर सेक्शन 163 तो वो पनिशेबल हो जाएगा। सेक्शन 223 और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत वो पनिशेबल हो जाएगा, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय 163 कैन बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, जो सेक्शन 163 में जो रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, ठीक है, वो क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन कैसा रिस्ट्रिक्शन है, तो वो वेरी करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस होगा उस पर वेरी करेगा। लेकिन इसमें कुछ जनरल क्या है, इसमें क्या है, 4 या 4 से अधिक लोगों का क्या है, तो पब्लिक में जमावड़ा को रोकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 या 4 से अधिक और 5 या 5 से अधिक में बहुत झमेला है। कोई कोई बोलता है 5 या 5 से अधिक और कोई कोई बोलता है 4 या 4 से अधिक, लेकिन हम जहां तक पढ़े हैं भाई बुक में भी, तो वहां लिखा है 4 लोग से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 या 4 से अधिक, ठीक है। अगर इसको अनलॉफुल असेंबली के साथ मिला के पढ़ेंगे रीड भी, तो फिर 5 या 5 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा हम लिख दिए हैं लिमिटिंग द नंबर ऑफ पीपल हु कैन गैदर इन पब्लिक प्लेसेस, यानी पब्लिक प्लेसेस में गैदर होने के लिए, ठहरने वहरने के लिए मना हो जाता है। दूसरा, रैली वैली किसी भी तरह का मीटिंग वीटिंग करने पे रेस्ट्रिक्शन रहता है। कोई पर्टिकुलर स्पेशल एरिया पे रेस्ट्रिक्शन से मनाही है। तीसरा, कोई एक्सप्लोसिव या फिर क्या बोलते हैं वेपन हथियार वथियार लेके जाने से मनाही होता है। तो ये सब है। और भी हो सकता है भाई, किसी पर्टिकुलर एरिया में मीट बेचने के लिए मना कर दिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर सामान बेचने से मना करता है, ये सब 163 के ऑर्डर के अंतर्गत ही आएगा। अब यहाँ पे मेजर क्वेश्चन ये आता है, क्या 163 और कर्फ्यू सेम है? धारा 144 अगर हम लोग बात करें, अगर नए वाले बात करें 163 और कर्फ्यू सेम है, तो नहीं, सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, ठीक है। तो 163 क्या बोलता है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति को एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना है, ठीक है। लेकिन जो कर्फ्यू होता है वो पर्टिकुलर सबको बोलता है भाई तुम लोग घर के अंदर ही रहो, बाहर मत आओ। 144 में गोली वोली मारने का प्रोविजन नहीं है कि भाई कर्फ्यू, और लेकिन कर्फ्यू के समय में पुलिस के पास पावर होता है भाई, गोली मार सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग कर्फ्यू द गवर्नमेंट पुट्स द कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैफिक एज वेल, ठीक है। ट्रैफिक वो कर्फ्यू में एकदम आवाजाही यातायात को एकदम बंद कर दिया जाता है। मार्केट, स्कूल, कॉलेज, ये सब जो है बंद रहता है, खाली एसेंशियल आइटम जो है वो खुला रहता है, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जनता कर्फ्यू एक बार लगा था कोरोना के समय में, याद है 21 कितना को लगा था यार, ठीक है, ये भूल गए यार, ठीक है। जनता कर्फ्यू एक बार लगा था भाई, ठीक है। और 144 में ऐसा उतना कोई रिस्ट्रिक्शन, हार्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये लोग खाली बोलता है 4 या 4 से अधिक लोग एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते, ठीक है। तो कर्फ्यू और 163 धारा 163 याद रखना, ठीक है। कभी कभी लोग क्या हो जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आचार संहिता क्या होता है। तो आचार संहिता क्या होता है ना, इलेक्शन के समय पे किया जाता है, ठीक है। इलेक्शन के समय पे लगाया जाता है। अभी क्या है, झारखंड में लगा हुआ था, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे महाराष्ट्र में लगा हुआ था। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर पैसा इतना 50,000 से ज़्यादा आप लेके नहीं जा सकते हैं एक समय पे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया जाए, ये कोई रूल्स नहीं है आचार संहिता, ठीक है। ये क्या है, आपस में सब मिल के इसको बनाए हैं पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले शायद केरल में लगा था, एक बार देख लेना। अब चलो हम लोग 163 का कुछ इंपॉर्टेंट केस लो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। गुलाम अब्बास वर्सेस एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कहा गया कि सेक्शन 163 जो है, ये पावर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ना ही जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर नहीं है। सेक्शन 163 पावर इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, नॉट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर, ठीक है। बबलू पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961, इसमें 5 जज का बेंच को इस सेक्शन को क्या किया गया था ना, चैलेंज कर दिया गया था। इस सेक्शन को चैलेंज किया गया था बबलू पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक है। अब 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड, ठीक है। इस केस में क्या किया गया था, रिफ्यूज किया गया था, रिफ्यूज टू स्ट्रक डाउन द लॉ। एंड इसमें क्या कहा गया था,
भाई इसमें ये कहा गया, 5 जज के बेंच ने इसमें ये कहा कि इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट द रिमेडी ऑफ ए पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी इल्यूजनरी। यानी इस सेक्शन में जो एग्रीव्ड व्यक्ति को पावर है या फिर उनका राइट है वो कोई इल्यूजनरी नहीं है, मतलब कि भ्रमित नहीं है, ये एक्चुअल में आपके पास दिया गया है, आपके पास अधिकार है। अगर आपको एग्रीव्ड व्यक्ति है, आप एग्रीव्ड पर्सन है, तो आप अपना जो हक है वो मांग सकते हैं, ये इल्यूजनरी नहीं है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन नहीं किया था 5 जज के बेंच। तो अगेन ये जो सेक्शन है इसको चैलेंज किया गया था राम मनोहर लोहिया के केस में 1967 में। तो इसको अगेन चैलेंज किया गया था बाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इन 1967। तो सुप्रीम कोर्ट फिर से इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि भाई अगर डेमोक्रेसी है, ठीक है, नो डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट इफ पब्लिक ऑर्डर इज फ्रीली अलाउड टू बी डिस्टर्ब्ड बाय द सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है। डेमोक्रेसी तब तक रहेगा, कब तक, जब तक पब्लिक जो है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर पब्लिक को ये पावर हो जाए कि भाई डिस्टर्ब कर दो सोसाइटी को, ठीक है, एकदम परेशान कर दो, तो इसमें पब्लिक पॉलिसी तो भंग होगा। इसीलिए राम मनोहर लोहिया के केस में साफ साफ बोला कि भाई इसको स्ट्रक डाउन नहीं करेंगे इस सेक्शन को, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया। बोला कि डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के लिए पब्लिक ऑर्डर को सुदृढ़ बनाना जरूरी है, उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। बाबुल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इसको स्ट्रक डाउन नहीं किया गया था। इसमें बोला गया था कि जो इल्यूजनरी नहीं है एग्रीव्ड पर्सन का जो भी रेमेडी है। दूसरा राम मनोहर लोहिया में भी फिर इसको चैलेंज किया गया था, इसमें भी रिजेक्ट कर दिया गया था। बोला कि भाई डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर को क्या करना है, डिस्टर्ब ना करे सिटीजन को, इसलिए कुछ पावर होना जरूरी है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। 1 सेकेंड में हम आ रहे हैं चार्जर लेके। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया, फोन का चार्ज ही खत्म हो रहा है, चार्ज में लगा लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो यहां तक समझ में आ गया। गुलाम अब्बास में देख लिए थे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर नहीं है। बाबुल पराठे ये भी देख लिए हैं 5 जज बेंच का, इसमें जो है स्ट्रक डाउन नहीं किया गया। राम मनोहर लोहिया ये भी हम लोग देख लिए, ठीक है, इसमें जो कहा गया इसको भी हम लोग समझ लिए हैं। चलो अब क्या है, मधु लिमय वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट केस 1970। इस केस इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, मतलब अभी जो भी केस डील किए हैं सब इंपॉर्टेंट है। इस केस में 7 जज के बेंच थे, कितने, 7 जज के बेंच थे, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एम हिदायतुल्ला भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्ला भी इसमें थे। अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 163, यानी फिर से चैलेंज किया गया था इस सेक्शन को, और इसमें अपहेल्ड कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। और क्या कहें, द कोर्ट हेल्ड दैट द लॉ में बी अब्यूज्ड इज नो रीजन टू स्ट्रक इट डाउन। यानी अगर लॉ का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम कानून को ही स्ट्रक डाउन कर दे, ठीक है। लॉ का अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं ना कि हम पूरा कानून को ही स्ट्रक डाउन कर दे, ठीक है। इस केस में यही कहा गया था। दूसरा क्या क्या है, इट इज फर्दर रूल्ड दैट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड थ्रू सेक्शन 163 कैन नॉट बी हेल्ड टू बी वायलेटिव ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं धारा 163 के अंदर, पुराना 144 के अंदर, ये किसी भी प्रकार से वायलेट नहीं करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को, ठीक है। Imposition of section 163 fall under the reasonable restriction under article 19 subclause 2 of the constitution। यानी जो धारा 163 के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल
19 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। अब क्या है, एक केस है रामलीला मैदान इंसिडेंट्स का, एक केस है 2012 का है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सच अ प्रोविजन कैन बी यूज्ड ओनली इन ग्रेव सर्कमस्टांसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस। The efficiency of the provision is to prevent some harmful occurrence immediately. Therefore, the emergency must be sudden and consequence sufficiently grave. रामलीला मैदान के केस में यह कहा गया था, ठीक है, कि भाई जो ये सेक्शन 163 का पावर आपके पास है, मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है, ये कैसा पावर है, ये कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जिससे कोई हार्मनेस हो सके, कोई इमीडिएटली अक्रेंस हो सके, इसके लिए है। कोई पब्लिक पीस अगर दिक्कत हो चाहे उसके लिए है। ऐसा नहीं कि जब मन किया आप लगा दिए, अपने मन से कुछ भी हो रहा है, चींटी को मारने आया था आप 144 लगा दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ सोच समझ के लगाइए। रामलीला मैदान को एक बार देख लेना। लास्ट है 2020 का केस है इन अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2020 का करंट केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 163 BNSS हैव डायरेक्ट consequences upon the fundamental rights. पावर अंडर सेक्शन 163 BNSS इज बोथ रिमेडियल एज वेल एज प्रिवेंटिव, ठीक है। जो सेक्शन 163 के अंतर्गत जो पावर है वो रिमेडियल भी है और प्रिवेंटिव इन नेचर भी है। इट कैन बी एक्सरसाइज वेयर देयर इज ए प्रेजेंट डेंजर और एप्रीहेंडेड डेंजर, यानी कोई मौजूदा डेंजर है या कोई डेंजर का आशा है, आश्रय है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका डायरेक्ट consequences upon the fundamental right है, ये कहा गया अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। पूछ देता है भाई, सेक्शन 2020 का केस है। सेक्शन 144 से हटा दिया गया है, पढ़ना नहीं है। इसमें क्या था भाई कि जुलूस उलूस में जा रहे हैं तो गोली बंदूक लेके नहीं जाना है। अब क्या है, कोई पंजाबी अगर जा रहा है जुलूस में तो उसको आप रोक दीजिएगा कि भाई ये काहे आप करतार उरतार, शायद करतार ही बोलते हैं, कि भाई आप काहे लेके जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, कुछ देख लेना एक बार कि उसको कुछ उन लोग का धर्म में एक्सेप्शन है, ठीक है, उन लोग अपने साथ में हमेशा रखते हैं, ठीक है। अब पार्ट सी हमारा कंप्लीट होता है। चलो पार्ट डी पे अब हम आते हैं। डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अचल संपत्ति को लेके किसी भी प्रकार का विवाद, आए दिन विवाद होते रहते हैं। बाउंड्री को लेके विवाद हो रहा है 2 गुट में, ठीक है। कुआं वुआं से पानी वानी लेने को विवाद हो रहा है, ठीक है ना। हमारा कुआं है, हम लेंगे पानी। एगो बोल रहा है नहीं नहीं मेरा कुआं है, हम नहीं लेने देंगे पानी, रास्ता का नहीं इस्तेमाल करने देंगे, हमारा रास्ता है, ठीक है। बाउंड्री वाउंड्री को लेके, पोजेशन को लेके विवाद हो रहा है, ठीक है। तो वही है, तो वहां पे क्या जाएंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, डीएम साहब जाएंगे, उसको उलझाएंगे, ठीक है। अब देखो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब क्या है, सेक्शन 164 से लेके 167 जो है, ये देखो पहला क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो 2 सेक्शन इसमें मिलता जुलता है। पहला 164 ये क्या बात करता है, डिस्प्यूट कंसर्निंग पोजेशन ऑफ लैंड वाटर एंड बाउंड्रीज, यानी पोजेशन कब्जा को लेके केस का, जमीन का, पानी वानी का, बाउंड्री का, उसको लेके डिस्प्यूट है। अगर जमीन और पानी को राइट ऑफ यूज के लिए डिस्प्यूट किसके कारण है, राइट का, कि हमको लेने का अधिकार है, पानी यहां से हमको जाने का अधिकार है। यहां पे क्या है, पोजेशन है, यहां क्या है, राइट का है, ठीक है। याद रखना 2 सेक्शन एकदम सिमिलर है यहां पे, लेकिन यहां पे एक लैंड और वाटर और बाउंड्रीज है, ठीक है। इसका पोजेशन के लिए है, यहां पे यूज के लिए है, राइट का है, अधिकार का बात हो रहा है, लैंड और वाटर का, सेक्शन 166। और तीसरा क्या है कि भाई अटैचमेंट एंड सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर को अपॉइंट करना 165। और इन 3 चीजों के लिए लोकल इंक्वायरी भी करवा सकते हैं। अभी ये लोकल इंक्वायरी अभी बताए थे कि 3 चीज याद रखना, कि लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल इंक्वायरी और लोकल इंस्पेक्शन क्या होता है, कहां दिया गया है। अभी आ गया ना लोकल इंक्वायरी, अभी पढ़ना है इसको, ठीक है। इन जो पार्ट डी है हमारा, इसमें एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज कंपिटेंट अंडर सेक्शन 164, 165, 167 में कोई भी मजिस्ट्रेट साहब कंपिटेंट है, ठीक है। अब देखो ये जमीन वमीन को लेके झगड़ा हो रहा है 2 व्यक्ति में, ठीक है। अब हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 164 क्या कहता है, सबसे पहले इसको समझते हैं।
प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड एंड वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। अगर किसी भी तरह का जमीन या पानी वानी को लेके विवाद है, ठीक है, तो और उस विवाद के कारण ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, शांति भंग हो रहा है, तब क्या होगा? देखो क्या बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कोई एग्जीक्यूटिव बोल रहा है, एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यहां साफ साफ लिखा हुआ है, तो कोई भी हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अगर किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलता है या सेटिस्फाइड होते हैं पुलिस रिपोर्ट पे या अदर इंफॉर्मेशन से कि कोई प्रकार का डिस्प्यूट है, कोई प्रकार का क्या है, विवाद है, क्या चीज का विवाद है, और उस विवाद के कारण क्या हो रहा है, पीस का, शांति भंग हो रहा है, और वो विवाद का कारण क्या है, कोई जमीन है, कोई पानी वानी का है, कोई बाउंड्री वाउंड्री को लेके है, और वो विवाद क्या है, उनके लोकल जुरिडिक्शन में है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक लिखित ऑर्डर पारित कर सकते हैं। पहला समझ में आया? किसी भी मैजिस्ट्रेट साहब को कोई भी जानकारी मिलती है या सेटिस्फाइड होते हैं किसके रिपोर्ट से, या तो पुलिस रिपोर्ट से या अदर इंफॉर्मेशन से, कि किसी भी प्रकार का विवाद है और उस विवाद के कारण क्या हो रहा है, पीस का भंग हो रहा है, शांति भंग हो रहा है, और वो विवाद क्या है, जमीन से जुड़ा हुआ है, पानी से जुड़ा हुआ है, या बाउंड्री वाउंड्री से जुड़ा हुआ है, और वो विवाद उनके विद इन लोकल जुरिडिक्शन में आ रहा है, तो वैसे में मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, एक लिखित ऑर्डर पारित करेंगे और बोलेंगे भाई तुम आओ कोर्ट में अटेंड करो, या तो इन पर्सन आओ, खुद आओ, या फिर अपने प्लीडर साहब को, वकील साहब को भेज दो, ठीक है। दूसरा, उस ऑर्डर में वो डेट और टाइम भी स्पेसिफाइड करेंगे कि इस समय पे इस तारीख को तुमको आना है। चौथा, अगर तुम आते हो तो एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होगा। सीपीसी में पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो हम पढ़ाएंगे ही सीपीसी, ठीक है, तो एक रिटन स्टेटमेंट भी पारित करना है। अब क्या है, ये सेक्शन क्या है, दिस सेक्शन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पोजेशन, यानी किसी के कब्जा को प्रोटेक्ट करने का यहां बात हो रहा है। इस सेक्शन में क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो है उसको फोर्सफुली उसको उसके घर से भगा दिया गया है, या उसको रॉन्गफुली उसको डिस्पोज कर दिया गया है, डिस्पोसेस कर दिया गया है, उसके घर से बुड़बक बना के उसको निकलवा दिया गया है, तो विद इन 2 months ऑन हिज एप्लीकेशन ही और सी शैल बी अगेन पुट इन द पोजेशन, तो वैसे व्यक्ति को उसके पोजेशन में वापस स्थापित कर दिया जाएगा, चाहे वो लॉफुली इंटाइटल्ड हो या ना हो, उसको कर दिया जाएगा। ये सेक्शन सिमिलर बात करता है सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 1963 में भी यही बात कहा गया है, ठीक है। अब क्या है, देखो हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ या 9 पॉइंट ऑफ द लॉ, यानी जिसके पास पोजेशन है भाई, स्वामित्व है, कब्जा है, वो क्या है, वो भाई ओनरशिप का अधिकार है वो उसका, ठीक है। तो अगर किसी को फोर्सफुली या रॉन्गफुली डिस्पोज कर दिया गया है तो उसको वापस से उसको स्थापित कर देना, बाद में कंपिटेंट कोर्ट से होते रहेगा कि भाई किसका है, लेकिन जिसको अगर फोर्सफुली हटाया गया है, तो ये सेक्शन 164 आई होप समझ में आ गया है। यहाँ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब जो है, अगर किसी भी प्रकार का शांति भंग हो रहा है पोजीशन को लेके, तो लैंड वाटर बाउंड्रीज को लेके, तो वो एक उनके विद इन लोकल जुरिडिक्शन में, तो वो एक लिखित ऑर्डर पारित कर सकते हैं कि भाई आओ तुम इन पर्सन है, या आपके वकील साहब को भेजो, ठीक है, काउंसिल को भेजो, या स्पेसिफाइड टाइम और प्लेस भी मेंशन कर देंगे, डेट और टाइम भी, रिटन स्टेटमेंट भी। तो ये समझ में आ गया ये सेक्शन। चलो गोली मारो। अरे आप लोग बहुत समझदार हैं भाई, तुरंत समझ जाते हैं। सेक्शन 165, ठीक है। 165 क्या बोलता है, पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड अपॉइंट रिसीवर, ठीक है। अब क्या है, रिसीवर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर यहाँ पे है। द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू अटैच द डिस्प्यूट सब्जेक्ट, अगर कोई जमीन विवादित है, ठीक है, कोई कुआं मुआ है, विवाद उसके कारण हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको अटैच कर दिए, उस जमीन को अटैच कर दिए, उस घर को अटैच कर दिए, और क्या करेंगे, एक रिसीवर को अपॉइंट कर देंगे। और रिसीवर कैसे अपॉइंट होगा, तो सीपीसी में उसकी प्रोविजन दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, उसी के अकॉर्डिंग रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। अब सिचुएशन क्या है कि मैजिस्ट्रेट साहब, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब कब रिसीवर अपॉइंट करेंगे, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी है जिसके कारण पूरा गांव मारूर हो रहा है,
अब क्या करें मजिस्ट्रेट साहब? बोले अरे रुको भाई, रिसीवर अपॉइंट करते हैं, उसके बाद फिर अभी मेरे अधीन रहेगा, उसके बाद फिर जब मामला सुलझ जाएगा तब तुम लोग का जिसका होगा उसको देंगे। ठीक है, तो अर्जेंट केस ऑफ इमरजेंसी में नन ऑफ द पार्टी वाज इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज रेफर्ड अंडर सेक्शन 164। अगर दोनों में व्यक्ति, पक्ष भी विपक्ष भी, दोनों में कोई उसका पोजेशन उसके पास नहीं हो, दोनों पोजेशन आउट ऑफ पोजेशन हो, तो भी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर अपॉइंट कर देगा। बोलेगा ठीक है अभी किसी का नहीं ना है पोजेशन, अभी हमको रिसीवर अपॉइंटमेंट करने दो, आज जब कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा जब फैसला हो जाएगा तो जिसका होगा हम उसको दे देंगे। ठीक है, आज तीसरा क्या बोल रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, क्या सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि भाई किसका पोजीशन में है ये डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट, तो भी रिसीवर अपॉइंट कर देंगे। आप कब तक अपॉइंट करेंगे? अनटिल कंपिटेंट सिविल कोर्ट, देखो कंपिटेंट कोर्ट, अब देखो जमीन उमीन का विवाद है तो सिविल कोर्ट ना होगा, कंपिटेंट वो डिसाइड नहीं कर देता है कि राइट ऑफ द पार्टी किसका है। अब क्या है कि एक बार मजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट रिसीवर अपॉइंट कर दिए तो फैसला एकदम बाइंडिंग हो गया, तो बोला नहीं, मजिस्ट्रेट साहब जो है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर ऐसा लगे कि कोई प्रकार का अब लाइक्लीहुड या ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग नहीं होगा, तो ये विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब तीसरा इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अटैचमेंट कैसे होगा? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब जो है रिसीवर अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अगर सिविल कोर्ट रिसीवर अपॉइंटमेंट नहीं करता है तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। ठीक है, और सच रिसीवर सेल हैव द पावर अंडर द सीपीसी, और उस रिसीवर के पास सभी पावर होंगे जो कि सीपीसी में रिसीवर को पावर दिए गए हैं। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब और सिविल कोर्ट सब्सिक्वेंटली रिसीवर अपॉइंट कर देता है, दोनों कर देता है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? पहला, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? जो रिसीवर अपना अपॉइंट किया गया, सेल यहां याद रखना, यानी बाइंडिंग है और यहां में, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? अगर सब्सिक्वेंटली सिविल कोर्ट भी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना रिसीवर, दो रिसीवर अपॉइंट हो गए, ठीक है, एक सिविल कोर्ट के द्वारा और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो इस सिचुएशन में द सेल, तो मजिस्ट्रेट साहब करेंगे सेल ऑर्डर द रिसीवर टू अपॉइंटेड बाय हिम टू हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट टू द रिसीवर अपॉइंटेड बाय द सिविल कोर्ट एंड सेल देयर आफ्टर डिस्चार्ज द रिसीवर अपॉइंटेड बाय हिम। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? जो भी रिसीवर उनके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं उसको क्या कहेंगे कि भाई जो पोजीशन है डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट का, उसका पोजीशन जो है वो जो सिविल कोर्ट के द्वारा रिसीवर अपॉइंट हुआ है उसको हैंड ओवर कर दो, और दूसरा अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाओ, चलो जाओ घर पे। ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे? मैजिस्ट्रेट में मेक एन अदर इंसिडेंटल और कंसिक्वेंटल ऑर्डर एज में बी, जो भी जस्ट फिट बैठे। ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब कुछ भी जो नए रिसीवर अपॉइंट हुए हैं उसके लिए कुछ ऑर्डर या इंसिडेंटल कंसिक्वेंटल ऑर्डर पास कर सकते हैं, या फिर एज इट इज भाई जो जैसा चल रहा है। लेकिन जैसे ही अगर दोनों अपॉइंट कर दे, सिविल कोर्ट भी अपॉइंट कर दे और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट किया है उसका खत्म होना होगा, डिस्चार्ज करना होगा उसको लाइबिलिटी से, और एग्जीक्यूटिव जो सिविल कोर्ट है वो भाई उसके पोजीशन में, फिर उस रिसीवर के पोजीशन में के अंतर्गत ही फिर आ जाएगा पावर। ठीक है, अब सेक्शन 166 डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो भाई अभी हम लोग सेम यही सेक्शन पढ़े थे, सेम सेक्शन क्या पढ़े थे? यहाँ पे भी डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री है और यहाँ पे पोजेशन का बात हो रहा है। क्या चीज का बात हो रहा है? पोजेशन का बात हो रहा है। और लैंड वाटर एंड बाउंड्रीज है, यहाँ पे क्या बात हो रहा है? राइट ऑफ यूज के बारे में बात हो रहा है। यानी पानी वानी पीने से किसी को रोक देते थे कि भाई ये तो हमारा कुआं है, ठीक है, हमारा जमीन है, यहाँ से तुम कैसे जाओगे, यानी यहाँ पे अधिकार का बात हो रहा है, वहां पोजेशन का, कब्जा का बात हो रहा था। ठीक है, यहाँ भी सेम टू सेम वही है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनको अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलता है या फिर सेटिस्फाइड होते हैं कि किसके रिपोर्ट से, तो रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस या अदर इंफॉर्मेशन के थ्रू कि कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है जिसके कारण शांति भंग होने जा रहा है, और वो डिस्प्यूट क्या चीज के लिए है? राइट ऑफ यूज के लिए है, यानी अधिकार के लिए है, यूज करने का अधिकार। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कुआं है, ठीक है, ये मेरा कुआं है, हम इससे पानी नहीं भरने दे रहे हैं, तो बोल रहा है अरे ये कुआं मेरा है, एगो बोल रहा है वो मेरा कुआं है, ठीक है, उसके चक्कर में झगड़ा हो रहा है। ठीक है,
तो झगड़ा हो रहा है, तो अब क्या है, राइट ऑफ यूज के लिए है रहा है। तो इस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट साहब के विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन ये एक ऑर्डर जो है लिखित रूप से पारित कर सकते हैं। फिर वही बात कि पर्सन को अटेंड करना होगा कोर्ट में, या तो इन पर्सन आना होगा, खुद से आना होगा, या फिर अपने वकील साहब के थ्रू अपीयर होना होगा। दूसरा, उस ऑर्डर में स्पेसिफाई किए होंगे डेट एंड टाइम को, ठीक है, कि इस समय पे इस दिन को आना है। तीसरा, रिटन स्टेटमेंट आपको फाइल करना होगा, ठीक है, कि इस समय पे आपको रिटन स्टेटमेंट जमा करना होगा, ठीक है। और द मैजिस्ट्रेट शैल पास एन ऑर्डर आफ्टर एग्जामिनिंग देयर राइट, और मैजिस्ट्रेट जो है उसमें राइट को एग्जामिन करेंगे कि हाँ भाई सही में इसका अधिकार है कि किसका अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज तो मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी करेंगे ही ना, एग्जामिन करेंगे ही ना, तभी ना ऑर्डर पास करेंगे। तो सेक्शन 166 में यही था। अब कभी कोई पूछ दे कि सेक्शन 164 और 166 में क्या अंतर है, ठीक है, तो एक बार फिर से हम तुम लोग को समझा दे रहे हैं, गलती मत करना। यहाँ पे बहुत गलती हम देखते हैं, खुद मेरे से होता है तो फिर हम दूसरा को क्या बोले इसमें, ठीक है। यहाँ पे पोजेशन ऑफ सेक्शन 164 में पोजेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड बाउंड्रीज के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे राइट के बारे में हो रहा है, अधिकार के बारे में हो रहा है, जमीन और पानी को लेके, ठीक है। यहाँ क्लियर रहना, अलर्ट रहना, ठीक है। बाकी सेम ही चीजें, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो वो अगर पीस भंग हो रहा है तो फिर वो ऑर्डर लिखित रूप से देंगे होंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो लास्ट सेक्शन आज का हमारा, लोकल इंक्वायरी। लोकल इंक्वायरी क्या है, देखो यहाँ पे पुलिस साहब जाके पूछ रहे हैं कि हाँ ये फलना व्यक्ति जो है इसका जमीन है क्या, ये वाला किससे लिया था, फलनवा से लिया था, शर्मा जी से लिए थे ही, ठीक है। ऐसे नहीं पूछते हैं, वही लोकल इंक्वायरी 167 में, ठीक है। ये क्या कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में डेप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, यानी डीएम साहब, एसडीएम साहब, किसी भी मजिस्ट्रेट को जो उनके सबऑर्डिनेट है उसको क्या करवा सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं कि भाई तुम एक लोकल इंक्वायरी कंडक्ट करो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 164, 165 और 167। अभी हम तुम लोग को बताए थे ना कि इस चार्ट से एकदम समझ जाना कि भाई 164, 165 और 166 में, इन तीनों में हम लोग लोकल इंक्वायरी करवा सकते हैं, ठीक है। लोकल इंक्वायरी और कौन करवाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब अपने किसी भी सबऑर्डिनेट से कंडक्ट करवा सकते हैं। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने का है कि जो भी लोकल इंक्वायरी का रिपोर्ट होगा, अभी हम लोग पहले भी पढ़े थे, भूल गए, लोकल इंस्पेक्शन का जो लोकल इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो एज ए एविडेंस पढ़ेंगे, तो वही लोकल इंक्वायरी का भी जो रिपोर्ट होगा एज ए एविडेंस ही उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि एनी कॉस्ट, अगर देखो 164, 165, 166 ये सब में कोई भी कॉस्ट अगर लगता है, पैसा वैसा लगता है, तो वो पैसा किससे लेंगे, तो मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट कर सकता है कि पैसा कौन देगा, कौन पार्टी पैसा देगा। जो हम नोटिस वोटिस दिए, समन वमन दिए, भाई बुलाएं, तुमको खर्चा पानी लगा है, उसका पैसा कौन देगा, तो ये मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्ट कर सकते हैं कि पैसा कौन देगा, ठीक है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप आप पसंद ही आया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। तो वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू। नोट्स चाहिए तो वही वाला प्रोसीजर अपनाना, पहले 89 का मेंबरशिप लो, व्हाट्सएप पे भेजो और उसके बाद फिर हम पीडीएफ भेजेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का भी सोच रहे हैं साथ पे स्टार्ट करने का, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।